तो शुरू करते हैं हम लोग। चलिए बताइए मुझे कि हाउ डू फंड्स टिपिकली एंटर द फाइनेंशियल सिस्टम इन द प्लेसमेंट स्टेज ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग। देखो, मनी लॉन्ड्रिंग में अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा पहले, मनी लॉन्ड्रिंग में आपने अगर पहले वीडियो देखा होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉन्सीलिंग ओरिजिनल सोर्स ऑफ मनी। ठीक है, ओरिजिनल सोर्स ऑफ मनी आप छुपाते हैं किस में? मनी लॉन्ड्रिंग में। फ्रॉम अर्न फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज, ये तो एक पार्ट हो गया। देखो, एएमएल केवाईसी में दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है, एक पार्ट ये कि कॉन्सेलिंग ओरिजिनल सोर्स ऑफ मनी अर्न कहां से कमाया हुआ? फ्रॉम इलीगल सोर्स ऑफ एक्टिविटीज। इसको ही हम लोग कहते हैं केवाईसीएमएल। ये जो होता है, ये प्रोसेस होता है, ये एक तरह का प्रोसेस है। प्रोसेस 3 स्टेज में है। पहला प्लेसमेंट, दूसरा लेयरिंग और तीसरा इंटीग्रेशन। याद रखना, ये 3 स्टेज में होता है। पहला प्लेसमेंट, दूसरा लेयरिंग, तीसरा इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट में क्या होता है कि जैसे प्लेसमेंट में आप ऐसे समझ लो कि बहुत सारे अकाउंट ओपन किए गए हैं। अब उस बहुत सारे अकाउंट ओपन करने के बाद उसको अलग अलग अकाउंट में डाला गया। उस फंड को किसी और जगह डाल करके, एक जगह डाल करके उसको इतनी बार ट्रांजेक्शन कर दिया जाता है ताकि उसका जो ओरिजिनल सोर्स है उसमें 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, इतने लेयर डाल देते हैं। सपोज करो कि आपने कोई ट्रांजेक्शन किया एसबीआई से, आपको अगर मान लेते हैं कुछ फ्रॉड करना है, आपने एसबीआई में ट्रांसफर किया अपने अकाउंट से। अब आप क्या करोगे? एसबीआई से विद इन अ सेकेंड आपने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, मतलब मान के चलो वहां आपने डाल दिया। अब उसके 2 मिनट के बाद आप उसको आईसीआईसीआई बैंक में ट्रांसफर कर दे। अब उसके 2 मिनट के बाद आप उसको फिर इंडसइंड बैंक में डाल देते हो। उसके बाद आप पीएनबी में डाल देते हो। तो बैंक तब तक ये खोजेगा कि ये पैसा गया कहाँ अल्टीमेटली, वो तब तक। और वहां से आप लास्ट फ्लोर में 10 लेयर डालने के बाद अब इसको वायर ट्रांसफर कर देते हो इंडिया के बाहर, तो ये पता नहीं चलेगा ये पैसा आया कहां से। भाई बात समझ? तो इसको कहते हैं हम लोग लेयरिंग। और उसके बाद क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी होता है इसमें, जिसने एक्चुअली ये काम किया है एक पर्टिकुलर चीज के लिए, वो क्या करेगा? वहां जा करके या तो कुछ मान लेते, सपोज करो आपने वायर ट्रांसफर कर दिया, ऐसा ऐसा करके उसने बहुत सारे अकाउंट में बहुत सारा पैसा लेकर के इंडिया से बाहर ट्रांसफर कर दिया, या फिर दूसरे कंट्री से इंडिया में आ गया। अब ये क्या करेगा? ये बंदा बोलेगा बाहर से आया है, अब इससे क्या प्रॉपर्टी खरीद लेगा। सपोज करो कि इसने एक बिल्डिंग खरीद ली, सपोज करो गोल्ड खरीद लिया, सपोज करो कुछ लग्जरी आइटम अपने लिए खरीद लिया। अब जब चाहेगा, या तो अब क्रिमिनल एक्टिविटीज है इसमें, ये कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये इंटीग्रेशन का प्रोसेस है कि यहां पे इंटीग्रेशन हो गया। समझ में आई बात? तो ये प्रोसेस होता है फर्स्ट प्लेसमेंट, बहुत सारे अकाउंट को, छोटे छोटे अकाउंट को कर करके फिर उस पर एक लेयर चढ़ा देते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और उसके बाद फिर इंटीग्रेशन करते हैं। क्लियर? तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेसमेंट। तो अभी ये क्वेश्चन है कि हाउ डू फंड्स टिपिकली एंटर द फाइनेंशियल सिस्टम इन द प्लेसमेंट स्टेज ऑफ मनी? तो थ्रू मल्टीपल बैंक डिपॉजिट, थ्रू कैश विड्रॉल, थ्रू क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन, थ्रू ऑफशोर अकाउंट्स? नहीं, ये प्लेसमेंट है। आप सबसे पहले बैंक में डालते हो, बैंक में अलग अलग छोटे छोटे पैसे को आप डालते हो। ठीक है, आंसर क्या होगा? यस, ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लेयरिंग स्टेज इन द मनी लॉन्ड्रिंग साइकिल? चलो बताओ।
चिराग सी, टू हाइड द सोर्स ऑफ फंड थ्रू न्यूमरस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, सही आंसर है, समझ गए। नेक्स्ट, सबको क्लियर है सारे लोग? सी, कहीं कोई कंफ्यूजन है? ये डीजी, डीजी हु इज डीजी, प्लीज आप अपना नाम बताओ। दुलकर डीजी, सर। नाम आपका क्या है? दुलकर सर। इनका आपको ये कंफ्यूजन हुआ क्या समझने में? नहीं सर, आपने ए आंसर दिया है। नहीं वो पहले का, इसका पहले आपका क्वेश्चन का आंसर है सर। अच्छा अच्छा, जो सॉरी, ठीक है, क्लियर है यहाँ। नेक्स्ट, what is the primary element of the offense of money laundering as defined in section 3 of the PMLA, prevention of money laundering act? वो कौन सा है, मतलब what is the primary element of the offense of money laundering? क्या ऑफेंस है इन चारों में, कौन सा ऑफेंस है जो फर्स्ट है ना, प्राइमरी ऑफेंस है, एलिमेंट ऑफ ऑफेंस? मनी लॉन्ड्रिंग बना ही क्यों? मनी लॉन्ड्रिंग बना ही क्यों? अश्वनी ए, ओके, चिराग बी, ठीक है, आशु डी। देखो, मनी लॉन्ड्रिंग में मैंने पहले आपको कहा था कि पहला जो इसमें स्टेज होता है, क्या बोलते हैं, कॉन्सेलिंग, छुपाना, कॉन्सेलिंग द ओरिजिनल सोर्स ऑफ फंड अर्न फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज। दो दो पार्ट में, एक कॉन्सेलिंग फ्रॉम द सोर्स ऑफ फंड, इलीगल सोर्स ऑफ फंड, उसके बाद दूसरा पार्ट आता है जहां से आपने पैसा आपने कमाया। तो दो पार्ट में है। यहां पे यही पूछ रहा है कि प्राइमरी एलिमेंट क्या है। सबसे पहले उसने इलीगली कंसेलिंग की है, कंसेल किया, हाइड किया है इलीगली सोर्स ऑफ फंड का। तो क्या होगा आंसर? अब बताओ क्या होगा आंसर? कॉन्सेलिंग द प्रोसीड ऑफ द क्राइम। एक्चुअली आप तो क्राइम कर रहे हो ना, आपने छुपा दिया, ढक दिया उसको। यही तो पीएमएलए है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। आपने जो टैक्स छुपाया है, आपने डिक्लेयर नहीं किया, डिस्क्लोज नहीं किया, यही ना होता है कि भाई वहां रेड कर लिया, ईडी वाले ने वहां रेड कर दिया, या फिर इनकम टैक्स की रेड वहां आ गई। तो उसमें क्या होता है? उसमें कोई क्राइम नहीं करता है ना वैसा। क्राइम ये करता है कि उसने हाइड किया है एक्चुअल सोर्स ऑफ जो फंड होना चाहिए, जितना फंड होना चाहिए उसने हाइड कर लिया, जितना उसको डिक्लेयर करना चाहिए उसने हाइड कर लिया। क्लियर यहां तक? ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 ऑफ एमएलए, हाउ आर ऑफेंसेस अंडर द पीएमएलए क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ देयर लीगल स्टेटस? ये बता दो जल्दी। अगर आप में से किसी ने बता दिया भी जो पूछो, मैं मुझे लगेगा कि वो पढ़ाई कर रहा है। According to section 45 of PMLA, how are offences under the PMLA classified in terms of their legal status? कोई? सी, अश्वनी सी, अश्वनी का सी, चलो अश्वनी सी। और नेक्स्ट सी। कोई मुझे ये बताएगा क्या कि इसका मतलब क्या होता है? कॉग्निजेबल क्या होता है? कॉग्निजेबल का मतलब ये होता है कि पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, वो भी बिना वारंट के। याद रखिएगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ये होता है कि पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अगर आप पीएमएलए में पकड़ाए हैं तो बेल नहीं होगा जल्दी। ठीक है।
What is the potential maximum punishment for money laundering offense in case connected with the offense under the narcotics, drugs and psychotropic substance act? इसमें मैक्सिमम पेनल्टी है, वो पनिशमेंट कितना है मनी लॉन्ड्रिंग का? देखो मैक्सिमम पनिशमेंट जो है इसमें, अगर आपने नारकोटिक्स वाले में पकड़ाया है तो 10 इयर्स। नॉर्मल आपका 3 इयर्स टू 7 इयर्स है। लेकिन अगर आप नारकोटिक्स में पकड़ा गए हो, क्योंकि ये भी पीएमएलए में आता है, तब आपको मैक्सिमम जो इम्प्रिजनमेंट है वो 10 इयर्स है। ठीक है, ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन क्या है सही? 7 इयर्स। अश्वनी 7 नॉर्मल है, लेकिन नारकोटिक्स में जब आप पकड़ाओगे ना तो 10 इयर्स है। डी डी गुड। चलिए, हाउ हैज द इंट्रोडक्शन of KYC guideline by RBI in 2002 impacted the practice of obtaining introduction for new customer? 2002 में जब KYC गाइडलाइन सबसे पहले आया, उससे पहले जब हम लोग कोई KYC लेते थे अकाउंट ओपन करने के लिए, तो उसमें हम लोग एक चीज क्या करते थे, इंट्रोडक्शन मांगते थे कि आप इंट्रोड्यूस करो, आप किसी बंदे को लाओ जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है, वो आपको इंट्रोड्यूस करेगा, तब आप अकाउंट ओपन करेंगे। लेकिन 2002 के बाद जो KYC का गाइडलाइन आया, कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन आरबीआई का, उसमें ये वाले क्लॉज को हटा दिया गया। ठीक है, तो बैंक आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन इंट्रोडक्शन फ्रॉम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। बैंक आर एडवाइज्ड नॉट टू ऑब्टेन इंट्रोडक्शन। बैंक मस्ट ऑब्टेन इंट्रोडक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिशियल। Banks are no longer required to establish customer identity. What is the answer? B. क्लियर हो गया सारे लोग? B. Okay. चलो, how does the definition of customer from KYC norm prospective differ from the traditional meaning of customer? बताओ इसमें। ये हम लोग कस्टमर क्या है कि कस्टमर का अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो अलग अलग जगह पे अलग अलग डेफिनेशन है, बट केवाईसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेफिनेशन है कस्टमर का, वो क्या है? केवाईसी पॉइंट ऑफ व्यू से केवाईसी ने बोला कि जिस कस्टमर के लिए ट्रांजैक्शन हो रहा है उसकी मुझे केवाईसी चाहिए, और जो बंदा जिस उसके बिहाफ में कर रहा है उसकी भी चाहिए। केवाईसी ने इतना क्लॉज लाया कि जिसका हो रहा है, जिसके बिहाफ में हो रहा है, द पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ समवन इज डूइंग द ट्रांजैक्शन, आई वांट केवाईसी ऑफ दोज पर्सन, और द पर्सन whom the behalf of the transaction is going on, मुझे उसका भी केवाईसी चाहिए। तो एक बंदा सपोज करो अश्वनी है, अश्वनी का अकाउंट है और उसको आशु ऑपरेट कर रहे हैं, तो केवाईसी बोलता है कि अश्वनी का तो चाहिए, ऑपरेट करने वाला उनके बिहाफ में उनका भी केवाईसी चाहिए। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? It includes not just the person whose name the dealings are carried out, but also those who acted on their behalf. तो C is the correct answer. जहां कंफ्यूजन होगा वहां हैंड रेज करना। चलो, what is the primary responsibility of the designated director? डेजिग्नेटेड डायरेक्टर का क्या प्राइमरी रोल, क्या करते हैं केवाईसी में एज पर पीएमएलए, क्या करते हैं? चिराग बी, जैसी बी,
ensuring compliance with PMLA, MLA and regulatory guidelines. सही आंसर बी है। इनको जो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर हैं, ये कौन हो सकता है? डेजिग्नेटेड डायरेक्टर कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? CMD या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उसको ही ये चीजें मिली हुई है कि आप ही कर सकते हो, और वो भी बोर्ड अप्रूव से होगा। बोर्ड अप्रूव्ड कमिटी जो डेलीगेट्स करेगी उसको ही ये करना है, वही आप डेजिग्नेटेड डायरेक्टर है अंडर PMLA। उसको इंश्योर करना है कि कंप्लायंस इज देयर एंड इट इज बीइंग कंप्लाइड विद PMLA, MLR एंड रेगुलेटरी गाइडलाइंस। ठीक है, इसको करने के लिए PMLA में दो बंदे को दिया गया, एक डेजिग्नेटेड डायरेक्टर और दूसरा कौन? कौन बताएगा? दूसरा कौन है? प्रिंसिपल ऑफिसर का नाम सुना है आपने? PO। ये सीनियर ऑफिसर होगा बैंक का। इसका काम क्या होता है? इसका काम इंप्लीमेंटेशन का है। ठीक है, तो इसमें बी आंसर है। नेक्स्ट, अब बताओ कौन सा आंसर इसमें सही है? Which answer is correct? Who can be designated as a designated director according to PMLR? मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर ऑथराइज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कमिटी से। ये जो ऑथराइज रहेगा, ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी के केस में होगा। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, ये सिर्फ बैंक के लिए बोल रहे हैं ना, लेकिन अगर किसी इस चीज के लिए हु कैन बी, यहाँ पे बैंक की बात है। अगर बैंक नहीं होगा तो फिर ये चेंज हो जाएगा, इसमें प्रोप्राइटरशिप भी आ सकता है, तो उसको भी फॉलो करना है। इसमें पार्टनरशिप कंपनी भी आ सकती है, तो उसके लिए डिजिग्नेटेड जो पार्टनर होगा वो होगा। जैसे मान लेते ENY कंपनी है, या फिर मान लेते हैं जैसे PwC है, या फिर ये बिग 4 कंपनी है डेलॉइट्स है, या फिर मान लेते KPMG है। ये सारे बिग 4 हैं, तो ये पार्टनरशिप फॉर्म है, ये ऑडिट फॉर्म है। अगर इनको कंप्लायंस करना पड़ेगा तो इनके डिजिग्नेटेड पार्टनर हो गए, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द बैंक, सो हेंस द डिजिग्नेटेड डायरेक्टर should be managing director or whole time director authorized by the board of director based on the bank's legal structure. क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, what is the primary role of principal officer? चलिए इसका आंसर दीजिए। What is the primary role of principal officer PO in banks AML organization setup? B. Any doubts? चिराग, DG, अश्वनी, आशु? प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट सर। आप कहां थे, सो गए थे क्या? नो डाउट। कहां पे इशू है बताओ जल्दी, अनम्यूट करो, बोलो, अनम्यूट करके बोलो क्या क्या प्रॉब्लम है।
सर पिछले वाले क्वेश्चन में आपने टिक नहीं किया ना, किस पे आएगा वो अरे तो आप सुन नहीं रहे हो, आप सुनो भी ना। इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर, यही तो मैंने बोला कि अभी इतनी कहानी मैंने इसीलिए ना बताई थी कि ये कौन हो सकता है। ओके क्लियर? ओके, चलो इसका आंसर पता है? बी करेक्ट, नो डाउट। ओके, नेक्स्ट, how long are bank required to maintain record of all transaction under PMLA from the date of transaction? जल्दी बता दो, ऑप्शन नहीं देंगे, ऐसे ही बताओ। चिराग 5 months, चिराग 5 months, डीजी 5 months। 5 years, सही आंसर इज 5 years। पीएमएलए में जो रिकॉर्ड रिटेंशन पॉलिसी है वो 5 years है, याद रखना। अंडर पीएमएलए रिकॉर्ड रिटेंशन पॉलिसी है जो वो 5 years तक आपको फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन आपको एज ए बैंकर रखना है उस रिकॉर्ड को। व्हाट एक्शन शुड बैंक टेक इफ दे आर अनेबल to take the measures required before carrying out a specific transaction under PMLA? What action should bank take if they are unable to take the measures required before carrying out the specified transaction under PMLA? मान लेते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन है, हम लोग को पीएमएलए में एक गाइडलाइन मिला कि आपको अगर इस तरह का इंस्ट्रूमेंट मिलता है, मान लेते हैं किसी तरह का इंस्ट्रूमेंट मिलता है या कोई चेक मिलता है कहीं से, इस वाले पार्ट को आपको प्रोसेस नहीं करना है। ये कौन बोल रहा है? पीएमएलए बोल रहा है। एज ए बैंकर आपने देखा कि आप इस चीज को रोक नहीं पा रहे हैं, आपको कर नहीं पा रहे हैं। What action should bank take if they are unable to take the measures नहीं ले पा रहे, तब आप क्या कीजिएगा? उस स्टेट में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप उस ट्रांजैक्शन को करेंगे ही नहीं और इसको रिपोर्ट करेंगे किसको? FIU, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, IND को, इसको रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो नॉट कैरिंग आउट द स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नहीं रिपोर्ट टू द, इसका कोई भी देखो अंडर पीएमएलए है ना, पीएमएलए में सबसे पहले आपको रिपोर्ट इसको करना है, ये वाले डिपार्टमेंट को। लोकल पुलिस विल कम इन द पिक्चर आफ्टर दैट। सबसे पहले अगर अंडर एनी इन कंप्लायंस और एनी fraud happens, then you have to report it to FIU IND। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Who should banks handle? How should bank handle business relationship if certain transactions are considered suspicious under PMLA? टर्मिनेट द रिलेशनशिप, क्या कौन सा आंसर होगा इसका? विच आंसर इज करेक्ट वन? टाइप कीजिए आप लोग आंसर अपना। डीजे सी, डीजे ने सी दिया, ओके, और अश्वनी का भी सी। ठीक है, और बाकी सारे? बाकी सारे सी, सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें ये बोल रहा है कि अगर हाउ बैंक शुड हैंडल बिजनेस रिलेशनशिप, जिससे मान लेते हैं कि ऑलरेडी आपका बिजनेस चल रहा है, ठीक है, अब उसमें क्या हुआ कि अंडर जो पीएमएलए है आपको सस्पिशियस लग रहा है, सस्पिशियस लग रहा है, तो ऐसे में जो नॉर्मल जो उनका ट्रांजैक्शन है उसको आप इंटैक्ट छोड़ देंगे कि वो तो लेजिटिमेट है, ठीक है ना। इनलेजिटिमेट को आप क्या करेंगे? STR में डालेंगे, जहां आप जैसे करना चाहेंगे वो करेंगे। तो आपको
क्या करना है? इनहेंस मॉनिटरिंग विथ ग्रेटर स्क्रूटनी ऑफ द सच ट्रांजेक्शन। सी इज द करेक्ट आंसर। चलो ये बताओ, इन द कंटेक्स्ट ऑफ MLCFT, कॉम्बैटिंग फाइनेंशियल टेररिज्म, कॉम्बैटिंग फाइनेंशियल टेररिज्म CFT, what is the fundamental principle of in the risk based approach? देखो बैंक है ना, पहले और अब में फर्क आ गया है। अभी इतने सारे क्राइम हो रहे हैं, और खास करके 2008 के बाद जब सब प्राइम लॉस हुआ, तो बैंक पर एक चीजें बिल्कुल ही ये फिक्स कर दिया गया है कि आप हर कंप्लायंस को आप अलग रखें, लेकिन एक जो कंप्लायंस है, रिस्क बेस्ड अप्रोच, ये आपका सबसे ऊपर रहेगा। मतलब कितना रिस्क है, कितने रिस्क एक्सपोजर है, कि अगर बैंक डूब सकता है, इन नटशेल में लेमैन लैंग्वेज में समझो कि क्या रिस्क है, कितना रिस्क है कि बैंक डूब जाएगा, पैसा आपका लेके भाग जाएगा, बैंक बंद हो जाएगा, यह रिस्क है। इसको मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए, अच्छा ठीक है आप कंफर्म करें एज ए बैंकर, आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं डूब सकता है, फाइन ठीक है नहीं डूब सकता है, तो आप मुझे बताओ कि नहीं डूबने के लिए आपके पास क्या क्या प्रोविजन है, आपके पास क्या चेक्स एंड बैलेंस है, जिससे आप ये कंफर्म कर रहे हो, ये चैलेंज कर रहे हो कि नहीं होगा। तो आप बताएंगे कि देखो मैं ऐसे करता हूं, ये इतना लोन इनको देता हूं, बाकी स्टैट्यूटरी और मैं रखता हूं, बाकी मैं वॉल्ट में रखता हूं। जैसे आपके घर में अगर मान लेते हैं कि आपने से पूछा गया कि आपके घर में चोरी हो जाएगी, क्या रिस्क है? नहीं हो सकती, आप बोलते मेरे घर में नहीं हो सकती है, ठीक है फाइन, आप बोल रहे नहीं हो सकती है, तो क्या आप चेक्स एंड बैलेंस है? तो मैं घर को लॉक करके रखता हूं, तो क्या सिर्फ लॉक करना ही काफी है? तो नहीं, और क्या कर सकते? उसमें जो सामान है उसमें और भी लोगों का सामान है, आपके पास आपके साथ साथ दूसरे लोगों की चीज जाएगी, तो आपके पास क्या चेक्स एंड बैलेंस है? तो मेरे पास क्या चेक्स एंड बैलेंस है? मैं एक काम करता हूं, मैं 4-5 लॉक रखता हूं, ये भी तोड़ दिया, तब क्या करोगे? तब क्या करेंगे? मैं सर ऐसा है कि एक जगह पर मैं 100 चीजों में एक जगह पर मैं 4 चीज रखता हूं, बाकी अलग अलग एक तरह का लेयरिंग बना दिया कि एक कोई ब्रेक कर सकता है। सपोज करो कि अगर बैंक बोल रहा है कि आपको CRR मेंटेन करना है, आपको SLR मेंटेन करना है ना, तो SLR मान लेते हैं 25% है, 6% है, ये है, तो 31% तो आप यहीं पे आपके पास है, मतलब 100 रुपया आपके पास डिपॉजिट आ रहा है, 31 रुपया तो आप यहाँ पे रख रहे हो, किस लिए? कि कहीं डूबे नहीं, 31 रुपया कस्टमर का है। इसके अलावा ये एक एग्जांपल है, और भी कंप्लायंस है जहां पे आपको फ्रीडम मिलता है कि आप कितना 40% ही आप लैंड कर सकते हैं, बाकी किसी न किसी तरीके से आपको वो फंड को रिजर्व रखना है, बफर में रखना है। जैसे आप आगे पढ़ेंगे CIIB में, तब आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो रिस्क बेस्ड अप्रोच में यही बोलता है कि आप जो रिस्क मेंटेन कर रहे हो, रिस्क का मिटिगेशन के लिए, वो उसकी एक कमेटी है, उसकी कमेटी की कोई बॉस होगा, मतलब कोई सुपर, मतलब CMD MD, ये इस लेवल का होगा जो ये इसको हेडिंग करेगा कंप्लायंस टीम का, कि रिस्क मिटिगेशन टीम से। तो इसमें देखो, in the context of MLCFT, what is the fundamental principle of the risk based approach? Treating all customer and transaction equally to maintain fairness, applying the highest level of scrutiny to risk, high risk customer only, adjusting AML-CFT measure based on the risk level of the effective implementation, focusing exclusively on customer risk without considering transaction. बताओ इसका आंसर क्या है? ये जब देखो यहां पे एडजस्टिंग AML-CFT मेजर बेस्ड ऑन रिस्क लेवल ऑफ द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, इसी बेस पे हम लोग कस्टमर की कैटेगराइजेशन करते हैं, हायर, मीडियम और लोअर, इसी बेस पे हम लोग कैटेगराइज करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज क्या है? करेक्ट आंसर सी है।
When should the review of the risk categorization of the customer be conducted if no additional information or change in business conduct are noticed? बताइए, what is the correct answer? What is the correct answer? D. Ashwani D. Dolkar A. Geeta A. Yes, every 6 month. इसमें क्या रहा है, देखो इसमें क्या कर रहा है, व्हेन शुड द रिव्यू ऑफ रिस्क कैटेगराइजेशन, यहाँ कैटेगराइजेशन की बात कर रहा है, ऑफ द कस्टमर की बात नहीं कर रहा है, कैटेगराइजेशन ऑफ द कस्टमर बी conducted if no additional information or change in the business conduct are noticed. कोई बिजनेस जैसे ही अगर ये चेंज होता है तो आपको इमीडिएटली करना है। ये अगर चेंजेस होता है बिजनेस कंडक्ट में और इंफॉर्मेशन में, प्लेस में, उनके क्लाइंट में, तो आपको इमीडिएटली करना है। अगर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है तो आप 6 मंथ पे आप रिव्यू करेंगे। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाई is ongoing training essential for bank employee in the context of AML CFT measures? तो सारे लोग प्लीज पार्टिसिपेट, एवरीवन। I don't want answer from few of you. I want answer from all of you. Please participate. बी क्लियर है? बी क्लियर है, ठीक है। तो रेगुलेटरी मेजर्स है, रिक्वायरमेंट है कि आप जितने भी आपके बैंक के स्टाफ हैं, क्योंकि जो स्टाफ होते हैं ना वो हाईली रिस्क एक्सपोजर में रहते हैं, क्योंकि आप उनका बैकग्राउंड चेक कराते हो, कस्टमर का वो पैसे को डील करते हैं, तो इसलिए उनकी ट्रेनिंग रेगुलरली होनी चाहिए, और ये कंप्लायंस भी है पीएमएलए का। Which international organization periodically update and circulate list of individual entities suspected to have terrorist link, which banks are prohibited from opening or maintaining customer for? जैसी ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है जो ये लिस्ट देती है टेररिस्ट लिंक के लिए, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन periodically updates and circulate list of individual entities suspected to have terrorist link, ये जो है ये यूएनएससी देती है। क्लियर है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, क्लियर है सबको? ठीक है। What should bank do if they find a match with individual entities listed on the Daesh Al-Qaeda sanction list by UNSC? क्या करना है अगर मान लेते हैं कि आप बैंकर हैं और आपने लिस्ट उसमें चेक किया और आपको मिलता है कि जिसको मना किया गया है, why not see? B. यस, बी इज द करेक्ट आंसर। आपको मैंने कहा ना कि आपको कुछ भी हो पीएमएलए के अंडर में, आपको FIU IND को, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को आपको इन्फॉर्म करना है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को, MHA को।
What is the key distinction regarding banks' business relationship with countries on FATF statement compared to those not on the list? देखो ये जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ठीक है। ये जो FATF है ये जुलाई 1969 में इसको बनाया गया, और बनाया गया किसके साथ? G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज ने इसको बनाया। इस ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज में कौन कौन शामिल है? जापान, इटली, जर्मनी और जापान, इटली, जर्मनी, यूके, यूएस, कनाडा, एक और कौन है? जापान, जर्मनी, फ्रांस। ये 7 कंट्रीज शामिल थे। फ्रांस, जापान, इटली, जर्मनी, यूके, यूएस, कनाडा, ये लोगों ने मिल करके FATF बनाया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इनका क्या है? इनका जैसे ये रिकमेंडेशन देते हैं। क्या देते हैं? रिकमेंडेशन देते हैं। ये रिकमेंडेशन ही कहलाता है एंटी AML गाइडलाइन। इनका जो रिकमेंडेशन है यही कहलाता है क्या? एंटी AML गाइडलाइंस, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइन जो बोलते हैं ना हम लोग, इनका ही रिकमेंडेशन है। ये ग्रुप ही डिसाइड करता है कि किसको ब्लैक लिस्ट किया जाए और किसको ग्रे लिस्ट में डाला जाए, ठीक है। ये ग्रुप ही डिसाइड करता है। इंडिया ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया था 2010 में। इनका काम क्या है? ये रिकमेंडेशन देते हैं कि कौन सी कंट्री, अगर आप कंप्लाई नहीं कर रही है, कोई कंट्री अगर AML के इनके रिकमेंडेशन को कंप्लाई नहीं कर रही है, तो उस कंट्री को ये लोग या तो ग्रे लिस्ट में डालेंगे वार्निंग दे करके, और अगर वार्निंग के बाद भी नहीं आते तो ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनको इंटरनेशनली कोई भी ग्रांट, लोन नहीं मिल सकता है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का काम यही है। अब इसको पढ़िए आप लोग। What is the key distinction regarding banks' business relationship with countries on the FATF statement compared to those not on the list? Bank should terminate all business relationship with the countries on the FATF statement. Bank can only have business relationship with countries not on the FATF statement. Bank are not prohibited for having legitimate trade and business transaction with countries on FATF statement. Bank can offer preferential financial services to countries not on the FATF statement. आंसर बताइए। देखिए इसने जो अगर रिकमेंडेशन दिया है, तो रिकमेंडेशन दिया है कि क्या बोला है कि या तो आपको ब्लैक लिस्ट में जाएंगे आप, या ग्रे लिस्ट में जाएंगे, और अगर नॉर्मल है तो उसको व्हाइट लिस्ट बोलते हैं हम लोग। व्हाइट लिस्ट में डाल दें मतलब बिल्कुल क्लीन है आप। ये 3 लेवल में है। अब ये बताइए कि इन्होंने कहा है कि अगर रिकमेंडेशन अगर आप नहीं मानते हैं तो हम ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में आपको क्या नहीं मिलेगा? आपको इंटरनेशनली कोई ग्रांट नहीं मिलेगा, आप लोन नहीं ले सकते हो, लोन नहीं मिलेगा। जैसे IMF से, वर्ल्ड बैंक से, ये सारे बैंक से आपको लोन नहीं मिलेगा। लेकिन जो ट्रांजैक्शन, उस मान लेते हैं कि आपका पाकिस्तान से रिलेशन खराब है और पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया है, 1 साल पहले ग्रे लिस्ट में था ये पाकिस्तान। तो अगर ये ग्रे लिस्ट से बाहर निकला है तो पाकिस्तान से अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है आपका,
नॉर्मल ट्रांजेक्शन है कि एक ट्रेडर को वहां से आपने प्याज भेजा या फिर एक्सपोर्ट किया या इंपोर्ट किया, कुछ भी किया, उस बिजनेस से यहाँ पे FATF का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अगर बिजनेस सही है, बैंक्स आर नॉट प्रोहिबिटेड हैविंग लेजिटिमेट ट्रेड एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन विद द कंट्रीज ऑन द FAT स्टेटमेंट। अगर इसमें ब्लैक लिस्ट है और ग्रे लिस्ट में, तो जो लेजिटिमेट है, जेन्युइन है, उस ट्रांजेक्शन को बैंक को करने के लिए नहीं रोका गया। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? So C is the correct answer. What is the primary purpose of the foreign account tax compliance? ये फटका, इसके बारे में जरा प्रकाश डालिए, क्या है ये? What is फटका? फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, क्या होगा करेक्ट आंसर? बी। देखो जो फटका है ना, ये हम लोग में एडिशनल एक फॉर्म लेते हैं बैंक में, जब भी कोई अकाउंट खोलते हैं तो ये फटका लेते हैं, ये कंप्लायंस है। और ये कंप्लायंस है कि इनका एग्रीमेंट है, ठीक है। फटका है कि उनके लिए है कि कोई US सिटीजन अपने वेल्थ को कहीं आउटसाइड इंडिया में टैक्स से बचने के लिए पार्क तो नहीं किया हुआ है, इसलिए हम लोग ये डिक्लेरेशन लेते हैं फटका में कि क्या आप कहीं US सिटीजन हैं, आपका कोई बिजनेस जो है US में है, कोई भी चीजें हैं जो आपका ट्रांजैक्शन या बिजनेस या कोई एंटिटी जो आपके बिहाफ में या कॉरेस्पोंडेंस बिजनेस है आपका जो अमेरिका में है, US में है, उसका डिक्लेरेशन लेते हैं और उसको हम लोग सबमिट करते हैं। जैसे ही किसी ने बोला यस, इस लिस्ट को आप शेयर करते हैं। किसको करते हैं? ये अगेन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ आप FIU IND को शेयर करेंगे और किसको करेंगे? और MHA को शेयर करेंगे। तो फटका अकाउंट इसीलिए होता है टू प्रिवेंट US पर्सन फ्रॉम अवॉइडिंग US टैक्सेशन ऑन ऑफशोर इनकम। बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? क्लियर है ना? चलो, व्हाट इज द इनकम टैक्स रूल 114F, 114G एंड 114H रिक्वायर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू डू? क्या कहता है ये क्लॉज? क्या कहता है इनकम टैक्स का? बताइए। करेक्ट आंसर इज, देखिए ये जो क्लॉज है ना, ये क्लॉज बोलता है कि आपको कस्टमर फाइनेंशियल डेटा को US डिपार्टमेंट के स्टेट के साथ डायरेक्टली आप तो शेयर नहीं करना, डिक्लेयर करना है इफ दे आर रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर फटका। ठीक है ना? ये एक गाइडलाइन मिला है, कहां से? किसको? बैंक को। बैंक को ये गाइडलाइन मिला है, किसको? किसकी तरफ से? IT इनकम टैक्स रूल से मिला है। और इसको मॉडिफाई करके इस वाले क्लॉज को अमेंड कर करके डाला गया है, इंसर्ट किया गया है इस वाले क्लॉज को। इस क्लॉज को डालने के बाद मतलब आपको डिक्लेयर करना है अगर रिपोर्ट कर रहे हैं फटका के अंदर और CRS के अंदर। ठीक है? क्लियर है? अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस must a bank report a series of cash transaction in a month aggregating 10 lakhs or more as a part of the cash transaction? CTR, देखो CTR याद रखो, चार चीजें हैं इसमें। CTR है, CTR 10 lakhs and above
कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, अगर साल में, अगर एक महीने में आपका कैश ट्रांजैक्शन एक बार में या फिर थोड़े थोड़े कर करके क्यूमुलेटिव में भी अगर एक मंथ में किसी कस्टमर का आता है तो आपको सीटीआर रिपोर्ट भेजना है। सीटीआर रिपोर्ट किस किस चीज का भेजना है? ये सीटीआर के अलावा एक होता है क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट। क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट CBWRT, इसमें कितना है लिमिट? इसमें 5 लाख है। डेस्टिनेशन और ओरिजिन, जहां से पैसा गया या पैसा आया या गया, आपको ये CWTR भेजना है। उसके बाद क्या है? NPR, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, इसमें भी 10 लाख एंड अबव, 10 लाख भी एंड अबव। ये नहीं कि 10 लाख अबव कि 10 लाख, ऐसे डोंट गेट कंफ्यूज कि ऐसे नहीं है कि 10 लाख एंड अबव। 10 लाख से जितना ऊपर हो, लिमिट 10 लाख एंड अबव, ठीक है। तो जो NPR का है वो 10 लाख का है। CBWTR क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर का लिमिट 5 लाख है। CTR का है कितना? 10 लाख है। एक है काउंटरफिट नोट। काउंटरफिट नोट्स, इसकी भी रिपोर्टिंग होती। इन 4 चीज की रिपोर्टिंग आपको कब करनी है? मंथली करनी है। और वो भी 15, हर 15 तारीख का 15th ऑफ एवरी मंथ आपको करनी है ये रिपोर्ट, ठीक है। तो ये मंथली रिपोर्ट है। अंडर किसको करनी है? FIUIND को मंथली रिपोर्ट है। 15 तक आपको, हर बाय 15 तक आपको रिपोर्ट कर देनी है। CTR है कैश ट्रांजैक्शन, है ना, रिपोर्ट जिसकी लिमिट 10 लाख एंड अबव है। फिर क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट है जिसकी लिमिट 5 लाख एंड अबव है। इसमें आपका ओरिजिन और डेस्टिनेशन इरेस्पेक्टिव। फिर है आपका NGO मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट और काउंटरफिट नोट। ये चारों का जो रिपोर्टिंग है वो मंथली होता है, बाय 15 तक आपको करना है, ठीक है। क्लियर? अब इसका आंसर बताइए आप लोग। व्हाट इज द आंसर? Only Chirag is giving answer. Nagesh, Geeta A, Ashwani A. C is the correct answer. Whenever a series of cash transaction in a month, whether deposit or withdrawal, integrally connected to each other, aggregate 10 lakhs or more. अरे नहीं, ये होगा एक और, इसमें विड्रॉल नहीं होगा, सिर्फ डिपॉजिट। डिपॉजिट का रिपोर्ट देना है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। Correct me if I am wrong. Am I correct or wrong? Is it 1 or C? कौन बताएगा? अनम्यूट कौन करेगा? चिराग, अश्वनी बताओ। Yes, sir. A is the right answer. ए इज द राइट आंसर ना? Yes. डिपॉजिट है सिर्फ, विड्रॉल नहीं है। Yes. चलो नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए CW और क्या कितना है बताइए। बी 5 लाख और मोर। क्लियर है सबको, एवरीवन क्लियर? ठीक है। What is the minimum and maximum monetary penalty that a director of FIU can impose on bank for each violation of PMLA obligation? क्या पेनल्टी, कितनी पेनल्टी लगाती है FIU के डायरेक्टर, कितना लगा सकते हैं? चलो फटाफट आंसर दो। मिनिमम 1 लाख एंड मैक्सिमम 10 लाख। गीता's आंसर इज, अच्छा आपने करेक्ट किया, बी। मिनिमम 10,000 है, मैक्सिमम 1 लाख। बी। चिराग बी। अश्वनी, नागेश बी। बाकी सारे सो रहे हैं क्या? आंसर बताओ सारे लोग। जैसी बी। देखो एक चीज इसमें इसमें देयर इज अ कैच, इसमें है पर वायलेशन। पर वायलेशन का मतलब होगा कि पर डे का जो डिले होगा ना, पर डे डिले, इसको भी पर वायलेशन माना जाएगा। इसको भी एक दिन भी अगर लेट होता है ना इसको रिपोर्ट करने में आपका वायलेशन पेनल्टी, तो ये पर डे के मान लेते हैं कि आपने 3 डेज का डिले किया, तो यहाँ 3 वायलेशन हुआ है, 3 डेज वायलेशन, इसको भी कंसीडर करना। क्वेश्चन में ट्विस्ट करके पूछेगा तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। 3 डेज का है तो 3 वायलेशन हुआ, तो अगर कोई सिनारियो बेस्ड अगर क्वेश्चन होगा तो आप याद रखना पर वायलेशन एक तो है कि भाई 3 अलग अलग चीजों में हुआ तो वो तो हो गया। अगर डिले है 1 दिन का भी तो पर वायलेशन माना जाएगा, 2 दिन का है तो 2 वायलेशन माना जाएगा। क्लियर है? आंसर इज बी। चलिए आपका KYC AML फिनिश हो गया। अब हम लोग कस्टमर सर्विस गाइडलाइन को देखेंगे, ठीक है। चलो बताइए। In May 2022, who was appointed as the head of the committee set up by the Reserve Bank of India to review customer service standard? Who was appointed? चलिए बताइए फास्ट। चिराग। BP कनुंगो। और ये क्या थे? ये थे ये डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI थे, BP Kanungo, who was appointed as the head of the committee set up by the Reserve Bank of India to review customer service standards, ठीक है। तो BP Kanungo। According to RBI, how often should the board of director of a bank review customer service aspects? कौन देगा इसका जवाब? Every 6 month। RBI जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कस्टमर सर्विस के हर 6 मंथ एक्सपेक्ट को रिव्यू करना है। 6 मंथ, इसमें सिर्फ डेट आता है, कितने दिन का होता है वो याद रखना कि
कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कितने दिन का है, 6 मंथ, ये याद रखना, रिव्यू करना रहता है। चलिए, व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कस्टमर सर्विस कमिटी ऑफ द बोर्ड? क्या है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी? B. ए और बी? B. बी, फॉर्मेलिटी, पॉलिसीज एंड असेसिंग कंप्लायंस। ठीक है, नेक्स्ट, who are invited as a member of the customer service committee of the board? कस्टमर सर्विस कमिटी, देखो 3 तरह की कमिटी होती है। एक होती है कस्टमर सर्विस कमिटी ऑफ द बोर्ड, ठीक है ना, CSSBB होती है। उसके बाद आती है स्टैंडिंग कमिटी, उसके बाद आता है ब्रांच लेवल कमिटी। ठीक है, ये तीनों कमिटी, ये जो कमिटी स्टैंडिंग कमिटी है, ये ब्रिज का काम करती है। ये ब्रिज का काम करती है किसके किसके भी, डिफरेंट डिपार्टमेंट में। अगर मान लेते हैं यहाँ पे आप ब्रांच बैंकिंग में फ्रंट डेस्क पे हो, और ये मान लेते हैं क्रेडिट डिपार्टमेंट में, एसेट्स वाले में है, अगर कोई रिव्यू है, इससे आपको कंप्लायंस लेना है, तो ये काम करेगी, कमिटी बनाएगी। ठीक है ना, इन सब में कस्टमर को इन्वॉल्व करना है और कैसे बेहतर सर्विस को कर सकते हैं, ये कमिटी इस चीज के लिए बनाई जाती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो करेक्ट आंसर इज एक्सपर्ट्स, हाँ, हु आर इनवाइटेड एज ए मेंबर ऑफ द कस्टमर सर्विस कमिटी ऑफ द बोर्ड। कौन, किसको इनवाइट किया जाता है? B. एक्सपर्ट्स जो फील्ड के हों। मान लेते हैं कि इस कमिटी में हो सकता है रूरल बैंकिंग के एक्सपर्ट हों, ठीक है ना, वो हो सकते हैं। कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकते हैं। कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव में मान लेते हैं कोई पॉलिटिकल MP MLA कस्टमर की रिप्रेजेंटेटिव, या फिर ये नहीं हो, कोई पॉलिटिकल आदमी को नहीं ले, इनको नहीं ले, तो कस्टमर को जो रिप्रेजेंट करे वैसे किसी को हम लोग रखते हैं इस कमिटी में। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑन कस्टमर सर्विस? एक कमिटी ये हो गई, देखो 3 तरह की कमिटी है। एक हो गई ये कमिटी तुम्हारा कस्टमर सर्विस कमिटी ऑफ द बोर्ड, याद रखना, कस्टमर सर्विस ऑफ द कमिटी ऑफ द बोर्ड, ये सबसे ऊपर है, मतलब रैंक 1, ये सबसे हाई लेवल कमिटी है। ठीक है, उसके बाद कमिटी आती है स्टैंडिंग कमिटी ऑन कस्टमर सर्विस, ये वाली कमिटी इसको रिपोर्ट करेगी। ठीक है, ये सेकेंड लेवल कमिटी है। बताइए, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑन कस्टमर सर्विस इन बैंक? आंसर बताइए। इवेल्युएटिंग द फंक्शनिंग ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट, कहा था ना कि ब्रिज का काम करती है, ये ब्रिज का काम करती है, इवेल्युएट करती है। तो स्टैंडिंग कमिटी का काम क्या है? इवेल्युएटिंग द फंक्शनिंग ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, who is typically appointed as the chairperson of a standing committee? स्टैंडिंग कमिटी का चेयरमैन कौन होता है? D. Please type D or D. D. It's a D. Yes, chairman and managing director, ये स्टैंडिंग कमिटी के क्या होते हैं? चेयरपर्सन होते हैं। और ब्रांच लेवल
कस्टमर सर्विस कमिटी बनती है हम लोग के ब्रांच में। ब्रांच वाले कौन कौन है, हाथ रेज कीजिए। ब्रांच वाले कौन कौन है? अश्वनी, बीएम, बीएम होते हैं, वेरी गुड। इसमें हम लोग किसको किसको इंक्लूड करते हैं? इस कमिटी में कौन कौन होते हैं ब्रांच लेवल में? ब्रांच वाले कौन कौन है? अभी ऑनलाइन हम लोग के साथ क्लास कर रहे हैं, कृपया करके प्रकाश डालें। अश्वनी आई गेस एमएम है नहीं। और कौन कौन है ब्रांच में पोस्टेड कौन कौन है? हम लोग के पास कौन है जो ब्रांच बैंकिंग में है अभी? प्लीज अनम्यूट। अश्वनी आप ब्रांच में है ना? अश्वनी, नागेश, जैसी आप ब्रांच में हो? गीता आप ब्रांच में हो? चिराग कौन है ब्रांच में बताओ? No, sir, I am in treasury account. You are in branch banking. Nagesh, no sir. Geeta, no sir. Who is in branch banking? Yes sir. Yes. No sir, I am not in branch. Okay. दुलकेर, चलिए अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। दुलकेर अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। हाँ सर, बोलिए ना सर। हाँ बताइए, ब्रांच में हम लोग ब्रांच लेवल कस्टमर कमिटी बनाते हैं? हम लोग ब्रांच में ब्रांच लेवल कस्टमर कमिटी बनाते हैं? नॉर्मली जोनल लेवल में होते हैं ना सर? नहीं, ब्रांच लेवल में होता। अगर आप ब्रांच बैंकिंग में हैं तो अगर आप देखोगे कि ये जो ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर और ब्रांच मैनेजर होते हैं ना, ये बना करके रखते हैं और इनको हर मंथ बनाना है कमिटी की हमने इसमें, और इसमें जो इंक्लूड होंगे सीनियर सिटीजन को रखेंगे, कोई वुमेन को रखेंगे। सीनियर सिटीजन को तो रखना ही रखना है, और एक वुमेन अगर है तो वेल एंड गुड। चेयरपर्सन बीएम होता है, उसके अलावा ब्रांच के 1-2 आदमी रहेंगे। तो इसको हम लोग ब्रांच लेवल कस्टमर कमिटी बनाते हैं। ठीक है, ये मैक्रो लेवल वाली कमिटी है जहां पे कस्टमर से डायरेक्टली, और कस्टमर जो आपके ब्रांच के, आप उनको इनवाइट करते हैं कि आप, वी आर जस्ट इनवाइटिंग यू एज ए वन ऑफ द टीम मेंबर ऑफ आवर ब्रांच कस्टमर कमिटी फॉर दिस मंथ। आप इन्विटेशन देते हैं, बुलाते हैं, चाय नाश्ता कराते हैं, चाय नाश्ता करा करके उनसे पूछते हैं कि भाई और कस्टमर सर्विस को कैसे इंप्रूव करें, कोई सजेशन है तो आप सजेशन दो। तो वो वाले ब्रांच लेवल कस्टमर सर्विस कमेटी बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी के तो ये हो गए। मैनेजिंग डायरेक्टर, इसमें बीएम होता है। चलिए, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ब्रांच लेवल कस्टमर सर्विस कमेटी इन बैंक? बताइए क्या होगा आंसर? एवरी मंथ C, to enhance communication between customer and bank. Very good. Answer is C. चलिए, what is the following policy related to customer service should be prominently displayed on bank's website and branch notice board? कौन सी? C, comprehensive deposit policy. इसमें क्या क्या होता है? इसमें जैसे इंटरेस्ट हो गया, चार्जेस हो गए, और क्या हो सकते हैं इसमें? और भी जो इससे रिलेटेड है ना, सेविंग अकाउंट पे कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, चार्जेस कितने लेते हैं हम लोग, वो सब डालते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट शुड बी कवर्ड बाय बैंक्स कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी? आंसर यस। कंपनसेशन का मतलब देखो, कंपनसेशन की बात आएगी कब? जब बैंक से कोई गलती होगी, बैंक कंपनसेट करेगा।
तो बैंक ने बोला कि एरएनएस डेबिट या इंटरेस्ट पेमेंट डिले बैंक की गलती है, एंड अदर अनऑथराइज एक्शन, जैसे डेबिट कर लिया आपका अकाउंट, क्रेडिट नहीं किया वक्त पे, आपका चेक बाउंस कर गया, तो ये कंपनसेशन के पार्ट है और ये कंपनसेशन की पॉलिसी होनी चाहिए। तो ये 3 मेजर कंपोनेंट है जिसपे जो कवर होती है किसमें, कंपनसेशन पॉलिसी में। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। What is the purpose of having multilingual indicator boards at all counters in branch? बताइए, कौन बताएगा आंसर? What is the correct answer? Yes, ये मल्टीलिंगुअल इसलिए रहता है कि जो कस्टमर हो, और खास करके मल्टीलिंगुअल का मतलब होता है यहाँ के रीजनल लैंग्वेज में। रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन विद कस्टमर हु स्पीक्स डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी फ्री ट्रांजेक्शन आर कस्टमर एलिजिबल फॉर एवरी मंथ एट देयर ओन बैंक एटीएम? कितने हैं? चलिए, अपने बैंक से कितनी फैसिलिटी मिलती है फ्री सर्विसेज की, फ्री ट्रांजैक्शन की? नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितने फ्री है अपने बैंक के एटीएम में? ये वाले क्वेश्चन का आंसर किसने अभी तक नहीं दिया है? गीता, अश्वनी डी, गीता डी। 5 ट्रांजैक्शन ओन, याद रखना, ओन बैंक एटीएम। फाइव ट्रांजैक्शन। और अगर मान लेते हैं अपना नहीं है तो अदर है तो 3 ट्रांजैक्शन। ठीक है, अच्छा, इसमें भी मेट्रो लोकेशन है। मेट्रो लोकेशन में आपको 3 है, नॉन मेट्रो में 5 है, अदर में नॉन मेट्रो में 5 है। What is the penalty for non-replacement of ATM if cash out occurs for more than 10 hours in a month? कितना पेनल्टी लगता है बैंक को? आरबीआई कितना पेनल्टी लगाती है? 10,000 पर ATM। कौन कौन मेरा शॉर्ट्स देखा था? मेरा शॉर्ट्स एटीएम वाला कौन कौन नहीं देखा है? अगर आपने मेरा शॉर्ट्स देखा होता ना तो ये क्वेश्चन आप फटाक से बताते। सी, 10,000 का पेनल्टी लगता है अगर एटीएम 10 घंटे से ज्यादा कैश आउट रहा किसी एक पर्टिकुलर मंथ में, तो आरबीआई 10,000 का पेनल्टी लगाती है। अगर व्हाइट लेवल एटीएम है तो वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है उससे पेनल्टी लगती है, बाकी वो बाद में उस पर्टिकुलर जिस व्हाइट लेवल में जिस बैंक के थ्रू रिप्लेनिश हो रही है वो चीजें, उसको पेनल्टी लगाती है। बाद में बैंक उस सर्विस प्रोवाइडर जिसका अल्टीमेटली जो व्हाइट लेवल एटीएम है उससे वो उस एंटिटी से वापस वो रिकवर कर सकता है। क्लियर? चलो, what is the amount of the compensation that a card issuing bank must provide to customer in case of a delay in resolving a customer complaint regarding wrongful debit on account of ATM transaction? What is the correct answer? Rupees 100 per day। अश्वनी 100, 100 रुपया बैंक देगी अगर आपने T+5 में बैंक आपको, पहले आपने कंप्लेन हुआ, मान लेते कि आपका अकाउंट से पैसा गया
आपने निकाला अकाउंट से पैसा और पैसा तो निकला नहीं लेकिन अकाउंट डेबिट हो गया, ऐसे केस में आपका वैसे तो 24 आवर्स में रिवर्सल हो जाता है ऑटोमेटिकली, अगर नहीं होता है तो आप बैंक में जाते हो, बैंक में जाकर के कंप्लेन करते हो, T+5 में आपका ट्रांजैक्शन जो आपका डेबिट हुआ है अगर रिजॉल्व नहीं होता है, पर डे आपको बैंक 100 रुपीज देगी तब तक जब तक आपका इशू रिजॉल्व नहीं होता, रिवर्सल नहीं हो जाता है। क्लियर? In which situation does the issuer bank have to reimburse the customer for losses arising from transaction without the additional factor of authentication? ये जो दो है ये एक्चुअली बैंक को आप पहले से, बैंक यहाँ पे प्रिंसिपल एंड एजेंट का काम करती है, एजेंट का काम करती है। अगर इस कारण से होता है क्योंकि एजेंट मैंने ऑथराइज ऑलरेडी आपको कर चुका है, इसमें होगा तो इस वाले ट्रांजैक्शन में इन केस मेल ऑर्डर, टेलीफोन ऑर्डर, मोटो और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन अगर आपने कुछ दिया हुआ है ईसीएस के लिए और किसी चीज के लिए, अगर उसमें कुछ फ्रॉड होता है या उसके कारण पैसा लूज करता है कस्टमर, लॉस होता है कस्टमर को, तो वैसे में कंपनसेट बैंक को करना पड़ेगा। तो in which situation does the issuer bank have to reimburse the customer for loss arising for the transaction without the additional factor of authentication? इस वाले फैक्टर में आपको डबल या डुअल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं करना, इसके कारण अगर लॉस होता है तो रिम्बर्स कर देगा बैंक। What does the term velocity check referred into the context of the electronic banking transaction? ये कौन बताएगा? फास्ट कौन बताएगा ये? प्लीज टाइप योर आंसर, आंसर दीजिए। कौन बताएगा? वेलोसिटी चेक क्या होता है? वेलोसिटी चेक होता है क्या कि जब मॉनिटरिंग द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पर डे पर बेनिफिशियरी, इसको ही हम लोग वेलोसिटी चेक बोलते हैं। मॉनिटरिंग द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पर डे और पर बेनिफिशियरी, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं बैंक में? वेलोसिटी चेक। In what scenario is the customer entitled to zero liabilities for unauthorized electronic banking transaction? बताइए। What is the correct answer? A. When there is a third party breach and the customer informs the bank within 7 days, in what circumstances a customer entitled to zero liabilities? What about C? What about C? आप लोग सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, कहाँ हो सब? अमरीक, आशु, अश्वनी, चिराग, गीता, नागेश। Sir, A is the correct answer. Yes, A is the correct answer. ठीक है कि customer entitled to zero liabilities for unauthorized electronic banking transaction कब? When there is a third party breach and the customer inform the bank within 7 days. What is the maximum liability for customer with a BSBD, basic saving account of a bank deposit account in case of unauthorized electronic banking transaction? मैक्सिमम लायबिलिटीज इस वाले कस्टमर को कितनी है?
चलिए बताइए। देखो बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में ना 5000 है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज 5000 बेसिक वाले में। याद रखना बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट में अगर कोई अनऑथराइज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन होता है तो मैक्सिमम लायबिलिटी फॉर कस्टमर का कितना है? 5000। अगर किसी कस्टमर के पास अगर क्रेडिट कार्ड का लिमिट 5 लाख एंड एबव है, ऐसे केस में उसका अगर अनऑथराइज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन होता है अनऑथराइज, उसकी लायबिलिटीज कितनी होगी? कौन देगा ये जवाब? $25,000 5 लाख एंड एबव अगर किसी का क्रेडिट बैलेंस है और अनऑथराइज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हुआ है तो ऐसे में कस्टमर की मैक्सिमम लायबिलिटीज कितनी है? 25,000। व्हाट इज द मैक्सिमम लायबिलिटीज फॉर कस्टमर विद अदर सेविंग बैंक? वो था बेसिक बैंक, बेसिक अकाउंट। ये है अदर नॉर्मल सेविंग अकाउंट। इसकी लायबिलिटीज कितनी होती है? 10,000। तो यहां पे देखो इसका क्या है, इसका है बेसिक सेविंग अकाउंट मान के चलो। इसका क्या है? ये जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट है ये 5 लाख एंड अबव क्रेडिट कार्ड। इसमें अगर अनऑथराइज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन होता है तो कस्टमर की लायबिलिटीज इतनी बनेगी। क्लियर? चलो, इन व्हाट सिनेरियो may banks decide to waive off customer liability in case of unauthorized electronic transaction? अगर होता है तो किस सिनेरियो में बैंक वेव ऑफ कर सकती है? तो ये बैंक के डिस्क्रिशन पे ये करता है कि अगर कस्टमर का नेग्लिजेंस है तो भी ये बैंक अपना डिस्क्रिशन है, ये ओन पॉलिसी है। तो अगर मान लेते हैं कि अनऑथराइज ट्रांजैक्शन हुआ है, कस्टमर की लायबिलिटी अगर कस्टमर के नेग्लिजेंस पे हुआ है तो बैंक चाहे तो वो क्या कर सकती है? रिम्बर्स कर सकती है, ठीक है, वेव ऑफ कर सकती है। What happens to the customer's liability if there is a delay in reporting unauthorized electronic banking transaction beyond 7 working days? बताइए इसका आंसर कौन देगा? D is the correct answer. What happened to the customer liability if there is a delay in reporting unauthorized electronic banking transaction beyond 7 working days? Which answer is correct? B is the correct answer. B. Why B not for A? the- Yes, B is the correct answer. What is the requirement for employee regarding their reporting time at branch, especially in metropolitan and urban center? B is the correct answer. कौन देगा इसका जवाब? What is the correct answer? B is the correct answer. B is the incorrect answer. Correct answer is A. They should report exactly at the commencement of the business hour. 15 मिनट्स पहले अर्बन मेट्रो सेंटर पे नहीं, आपको एग्जैक्टली जितनी बजे लिखा हुआ है आपके बाहर बोर्ड लगा रहता है
और मेन गेट पे आप बोलते हैं कि वी ओपन एट 9:30 AM, दैट मीन ये 9:30 AM आप डेस्क पे होने चाहिए। बैंक की इंटरनल पॉलिसी होगी जिसमें आपको 15 मिनट 20 मिनट पहले बुलाता होगा, बट एज पर कंप्लायंस आपको एग्जैक्टली मेट्रोपॉलिटन सिटी और अर्बन सेंटर में आपको 9:30 है तो 9:30 और 10 AM है तो 10 AM में पहुंच जाना है। ठीक है। How many hours are branches required to function for the public on weekdays and working Saturday? Starting with 3. See, 4 hours Starting with 3 मासे. minimum. बताइए। Minimum 4 hours. 3 hours. What is the correct answer? 4 Minimum 4 hours. 4 hours. चिराग, अमरिक, आशु, what is the correct answer? 4 hours. 4 hours. ये आपका वीकडेज में how many hours are branches required to function for? 4 hours, at least 4 hours. ठीक है ना, ज्यादा भी कर सकते हैं, एटलीस्ट 4 hours आपको करने हैं। जो कॉम्प्रिहेंसिव आपका जो नोटिस बोर्ड होता है उसकी साइज क्या होती है? B is the correct answer. 2 by 2. 2 2 by by 2. 2, वेरी गुड। 2 feet by 2 feet। ठीक है। What are the 4 categories of the information that should be displayed on the comprehensive notice board at bank branches? Which answer B. is correct one? B B, is the sir. correct answer. B. B. B is the correct answer. Comprehensive notice board में कस्टमर सर्विस इंफॉर्मेशन, सर्विस चार्ज, ग्रीवांसेस रेड्रेसल और अदर्स, ये आपको मेंशन करना इसमें रहता है। अच्छा, ये जो जितने भी कॉम्प्रिहेंसिव नोटिस बोर्ड हैं इसमें जो फॉन्ट होता है ना, फॉन्ट की साइज क्या होती है? 10। और फॉन्ट कौन सा फॉन्ट होता है? एरियल रखना है आपको। फॉन्ट की साइज 10 होती है और एरियल में रखना है। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए, कोई क्वेश्चन है तो बताइए। तो ये फिनिश हो गया हम लोग का कस्टमर सर्विस। इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं आएंगे और आपके 2 चैप्टर फिनिश हो गए, केवाईसी गाइडलाइंस और कस्टमर सर्विस गाइडलाइन। चलिए, अब बताइए जल्दी जल्दी कैसा लगा ये सर, आपको ये बता दीजिए। फीडबैक है तो कुछ बता दीजिए। अच्छा है सर, थैंक यू। क्या आप जैसे आपने कुछ बोला क्या? एक मिनट। फटका, देखो फटका इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया। फटका एक्चुअली क्या है कि फटका हम लोगों के लिए नहीं है, इंडियन सिटीजन के लिए नहीं है। फटका इज इंट्रोड्यूस फॉर द अमेरिकन सिटीजन। अमेरिका में, यूएस में जो लोग रहते हैं, वहाँ के जो सिटीजन हैं, उनके लिए फटका एप्लीकेबल है। उनको ये डिक्लेयर करना है कि अगर आपका आउटसाइड यूएसए आपके पास कोई जो प्रॉपर्टी है वो है कि नहीं। ये स्पेशली टैक्स से बचने के लिए जो यूएस सिटीजन होते हैं वो आउटसाइड बहुत सारे एसेट्स रखते हैं। तो जब ये फटका बना, फटका बनने से पहले बहुत सारे टैक्स का इवेशन होता था। तो इसमें ये डिक्लेरेशन सारे कंट्री के साथ एक टाई अप किए कि भाई देखो कि अगर आपके यहाँ कोई भी बैंक अकाउंट खुलता है, कोई भी एसेट्स लेते हैं या कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप मेरा ये कंप्लायंस कर दो, बदले में आप भी जो बोलोगे वो एग्रीमेंट के साथ मैं यहाँ अमेरिका में करूंगा आपके सिटीजन के साथ। तो आपको ये डिक्लेरेशन देना है कि आप अमेरिका में आपका कोई आपका बिजनेस नहीं है, या आप अमेरिकन सिटीजन नहीं हो, या अगर आपके पास एसेट्स अमेरिका में कुछ नहीं है, या अमेरिका के बाहर आपका यूएस से रिलेटेड कोई भी बिजनेस नहीं है, ये देते हैं। ठीक है, और बाकी क्लियर सारे को? कोई और क्वेरी कुछ पूछना है तो बताओ जल्दी, फिर क्लोज करेंगे।
क्लियर? किसी को कोई क्वेरी? नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे मोस्ट प्रोबेबली कल तो नहीं है क्लास है, नेक्स्ट क्लास हम लोग मंडे को करेंगे। कल मैंने सोचा था बट यार मैं थोड़ा फ्री नहीं हूँ कल। नेक्स्ट करते हैं, अगर इन केस अगर वैसा रहेगा तो इंटीमेट कर देंगे। कोई और चैप्टर जिसमें आपको बहुत डिफिकल्टीज आ रही है समझने में, बताओ। चलो तो फिर यहाँ पे फिनिश करते हैं। और गुड सेशन ठीक था ना? हाँ, ये पीपीबी का सेशन हम लोग ऐसे ही लेंगे आज, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लिटरेचर नहीं पढ़ाएंगे, एग्जाम में टाइम कम है और लिटरेचर आप लोगों को नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है? ये पीपीबी का सेशन ऐसे ही ले लेंगे। यस, क्वेश्चन एंड आंसर बेटर, नाइस सेशन, ठीक है। बाकी के अभी हम लोग सेशन लेंगे। और एक हो सकता है बैच शुरू हो जिसमें ये जैसे क्वेश्चन है ना, इसी तरह से सारे पेपर के क्वेश्चन और आंसर हम लोग ये आपके एग्जाम से पहले तक क्लियर करा दें। मतलब 2000 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो मे बी हम लोग चल रहा है, ये मंडे या ट्यूसडे से स्टार्ट भी कर सकते हैं, बट वो जो स्टार्ट करेंगे वो पीपी वाला सेशन है, वो आपको मिलेगा पूरा, ठीक है? इसमें अगर कोई भी क्वेरी होगा तो आप पूछिए, ठीक है? तो आज के लिए यही समाप्त। विश यू हैप्पी वीकेंड। जाइए घूमिए फिरिए, थोड़ा पढ़ाई से बाहर भी निकल जाइए। अगर दिन भर से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ब्रेन को थोड़ा आराम दीजिए। और इसको फिर 2-3 घंटे के ब्रेक के बाद, अभी देखो रिवीजन ज्यादा करो, ज्यादा रिवीजन कर सकते हो। जितना जो पहले पढ़ा ना उसका रिवीजन करते जाओ, ताकि वो नहीं भूलो। नया पढ़ने से पहले कुछ भी, पहले वो पुराना वाला कंटेंट है वो याद रखना, उसके बाद नए वाले को हाथ लगाना, ठीक है? ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें पढ़ ली है और उसके बाद पता चल रहा है वो कुछ भी याद नहीं है। एक मॉड्यूल फिनिश करो, उस मॉड्यूल को रिवीजन कर लो। दूसरा, खास करके सैटरडे संडे को तो मॉड्यूल रिवीजन करना। और ऐसे वीक डेज में नेक्स्ट चैप्टर करके मॉड्यूल जो जितने भी फिनिश हो जाते हैं उसको वीकेंड में पढ़ो आप, ठीक है? और वो एक वीडियो मैंने बनाया है एएफएम के लिए, आपके जो हॉट टॉपिक हैं इस बार जो आने की संभावना ज्यादा है और उससे क्वेश्चन आएंगे भी, तो उस वाले टॉपिक को नोट डाउन कर लेना और उस टॉपिक पे प्रैक्टिस शुरू कर दो, ठीक है? थैंक्स जैसी, थैंक्स। चलिए, विश यू हैप्पी वीकेंड एंड चलिए आज के लिए इतना ही। बाय, हैव अ नाइस डे।